गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जो अपनी पिछली क्लास थी हमने उसमें पढ़ा था कक्षीय वेग क्या होता है। अगर हम कक्षीय वेग की बात करें तो देखो होता क्या था कि अपने पास ग्रह होते हैं और क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। तो ग्रह थे अपने पास और ग्रह के अलावा क्या थे, उपग्रह थे। दोनों में अंतर क्या था कि जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और जो उपग्रह होते हैं वो किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो हमने जो कक्षीय वेग पढ़ा था वो क्या था कि कोई उपग्रह है, इस उपग्रह के लिए ऐसा वेग, ऐसा न्यूनतम वेग इस उपग्रह का जो उसको पृथ्वी की कक्षा में या कह दो किसी ग्रह की कक्षा में स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है। क्या कहलाता था अपना, कक्षीय वेग कहलाता था। जो हमने निकाला था VO इक्वल्स टू रूट GM अपॉन में R, और इसके अलावा बेटा निकाला था दूसरा जो इसका फॉर्मूला था लास्ट में निकाला था वो था VO इक्वल्स टू रूट GR। ये हमने निकाले थे कक्षीय वेग के मान। किसके मान निकाले थे, ये कक्षीय वेग के मान। इसके बाद हमने पढ़ा था अपना कि जो अपने पास पलायन वेग और कक्षीय वेग है उन दोनों में क्या संबंध होता है। तो पलायन वेग और कक्षीय वेग में जो हमने संबंध पढ़ा वो संबंध अपने पास क्या था, तो वो संबंध आया था VE इक्वल्स टू रूट 2 VO। यानी कि जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग का रूट 2 गुना होता है, या कहो रूट 2 का जो मान होता है तो रूट 2 का मान आता है 1.414, आगे आ गया VO। यानी कि लगभग कितना गुना होता है, लगभग 1.5 गुना होता है। किसका, पलायन वेग कक्षीय वेग का लगभग कितना गुना होता है, 1.5 गुना होता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था इतना कि अपने पास पलायन वेग क्या होता है और कक्षीय वेग क्या होता है और दोनों के बीच में संबंध क्या होता है। आज की अगर हम बात करें बेटा तो देखो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है। तो आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है कि उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है। आज हम निकालेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल, ये आज का टॉपिक आज हम निकालेंगे, उपग्रह का परिक्रमण काल। देखो अपना उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो होता क्या है, कि अपने पास उपग्रह का परिक्रमण काल होता क्या है। अगर हम उपग्रह के परिक्रमण काल की बात करते हैं कि देखो कोई जो उपग्रह है वो ग्रह के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। अगर किसी उपग्रह के द्वारा ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में बेटा जो समय लगता है, एक पूरा चक्कर लगाने में उसको जो समय लगता है वो समय अपना कहलाता है क्या, परिक्रमण काल कहलाता है। कि उपग्रह के द्वारा ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, अधिकतम जो दूरी वो तय करेगा, अधिकतम जो चक्कर में समय लगेगा, पूरा एक चक्कर लगा दे उसने ग्रह के चारों तरफ, वो क्या करता है पूरा का पूरा एक चक्कर अपना लगा देता है। इस एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है वो तो उसका क्या आएगा, परिधि कहलाएगी। वृत्ताकार कक्षा की बात करते हो, वृत्ताकार कक्षा की क्या कहलाएगी, परिधि। और उसमें जो समय लगेगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिक्रमण काल, या उसको बोलोगे क्या, आवर्त काल। ठीक है, तो देखो उपग्रह का परिक्रमण काल होगा क्या, उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय, ये कहलाता है उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। क्या कहलाता है, उपग्रह का परिक्रमण काल। इसको कैपिटल T से प्रदर्शित किया जाता है। जो उपग्रह का परिक्रमण काल होता है या कह दो आवर्त काल, क्योंकि एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्त काल भी कहते हैं। ठीक है, तो माना कोई एक उपग्रह है, वो उपग्रह ग्रह के चारों ओर R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में क्या करता है, गति करता है।
कि कोई एक उपग्रह है, वो ग्रह की चारों ओर कितनी त्रिज्या है उस कक्षा की, तो स्मॉल आर त्रिज्या की कक्षा में वो क्या कर रहा है बेटा, घूम रहा है, उसमें चक्कर लगा रहा है। जब वो इस स्मॉल आर त्रिज्या की कक्षा में चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो उसका माना कक्षीय वेग कितना था, vo था, यानी कि वो इस आर त्रिज्या की कक्षा में vo वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका परिक्रमण काल निकाले तो देखो क्या होगा, परिक्रमण काल का फॉर्मूला हो जाएगा कक्षा की परिधि, कक्षा की परिधि बटा में क्या आएगा बेटा, तो बटा में आएगा कक्षीय वेग, कक्षीय वेग। ये फॉर्मूला होता है आवर्त काल का, या कह दो परिक्रमण काल का फॉर्मूला होता है कक्षा की परिधि बटा में कक्षीय वेग। ठीक है, अब देखो कक्षा की परिधि कैसी कक्षा थी अपने पास, तो अपने पास होती है वृत्ताकार कक्षा। कैसी कक्षा होती है, वृत्ताकार। और वृत्ताकार कक्षा की जो परिधि होती है उसको लिखते हैं 2 पाई आर। हो गई, तो वृत्ताकार कक्षा में जो चक्कर लगा रहा था उसकी दूरी या उसकी जो रास्ते की लंबाई है वो परिधि होती है वृत्ताकार कक्षा के लिए। और उस परिधि को किसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, और अपोन में बेटा कक्षीय वेग कितना है, vo। तो ये हो गया परिक्रमण काल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है ये, परिक्रमण काल का फॉर्मूला। अब आगे देखो, हमने पढ़ा था पिछली जो अपने पास क्लास थी कि कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है vo इक्वल्स टू रूट जी। एक फॉर्मूला और होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है अपने पास रूट gm अपोन में r। हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे क्योंकि अपने पास दूरी क्या है, स्मॉल आर, तो हम स्मॉल आर वाला फॉर्मूला यहाँ पर क्या लेंगे, काम में लेंगे। देखो लोग क्या आएगा, तो ये आ गया t इक्वल्स 2 पाई आर अपोन में रूट gm अपोन में स्मॉल आर। हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में देखो बेटा, भाग के भाग में, जो भाग के भाग में होता है वो कहां जाता है, वो वापस ऊपर कहां पे चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो यहां से मान आ गया अपने पास 2 पाई आर, रूट आर भाग में था ऊपर आ गया गुणा में, अपोन में रूट जी एम। हो गया, हमें इसको आगे सोल्व करना है। तो देखो इसको आगे सोल्व करोगे तो मान क्या आएगा, ऊपर का मान अपने पास क्या है, t बराबर होगा 2 पाई आर इंटू में r की पावर आधी। रूट का मतलब पावर कितनी होती है, आधी। अब नीचे का जो मान है देखो वो अपने पास क्या आएगा, तो नीचे का मान अपने पास आ गया देखो रूट जी। बेटा हम जानते हैं, और वो हम क्या जानते हैं, एक फॉर्मूला होता है उसके अनुसार होता है g इक्वल्स टू किसके होता है, gm अपोन में r, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक नियतांक में संबंध, स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध होता है g इक्वल्स टू gm अपोन में r स्क्वायर। यहां से देखो gm का जो मान है वो क्या हो जाएगा, तो gm इक्वल्स टू हो गया g r स्क्वायर। हो गया, ये अपने पास आ गया। ये मान रख दो, देखो क्या आएगा, t इक्वल्स टू अपने पास होगा देखो 2 पाई r और r की पावर आधी कितनी हो गई, r की पावर हो गई 3/2। अपोन में क्या आएगा, तो अपोन में आ गया रूट जी आर स्क्वायर, क्योंकि जीएम की वैल्यू किसके बराबर है अपने पास, जी आर स्क्वायर, तो जीएम इक्वल्स हो गया रूट जी आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो मान क्या आएगा, t इक्वल्स हो जाएगा 2 पाई r की पावर 3/2 अपोन में रूट जी, और r स्क्वायर का क्या आ गया बेटा, ये आ गया r स्क्वायर का आ गया अपने पास, वर्गमूल में r स्क्वायर था, बाहर निकाल दिया, कितना हो गया, r हो गया। हम जानते हैं, हमने कई बार पढ़ा है कि जो स्मॉल r होता है इसका मान किसके बराबर होता है, कैपिटल R प्लस में h। ग्रह की त्रिज्या प्लस में ग्रह की सतह से उपग्रह की ऊंचाई, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल r इक्वल्स टू होता है कैपिटल R प्लस में h। तो यहाँ पे देखो हम जब मान रखेंगे तो हमें कौन सा मान रखना है, तो हमें देखो स्मॉल r जो अपने पास है, इस स्मॉल r की जगह पर क्या रखना है, तो हमें इस स्मॉल r की जगह पर रखना है कैपिटल R प्लस में h। तो देखो अपने पास मान क्या आ गया,
यहां से अगर हम मान की बात करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, ये हुआ t इक्वल्स टू 2 पाई। स्मॉल r की वैल्यू अपने पास क्या है, तो वो है कैपिटल R प्लस में h। यहां पे आ गया कैपिटल R प्लस में h की पावर 3 बटे, हो गया ना, कैपिटल R प्लस में h की पावर 3/2 किसके बराबर होगा, स्मॉल r की पावर 3/2 की। अपोन में क्या आएगा, तो अपोन में अपने पास है रूट जी और इनटू में r। अब देखो बेटा, हम कंडीशन पहले भी हमने लगाई, कंडीशन होती क्या है कि जो त्रिज्या होती है किसी ग्रह की, वो दूरी h ऊंचाई के सापेक्ष बहुत अधिक होती है। तो यहां पर कंडीशन क्या लगेगी, यदि r इज ग्रेटर देन क्या हो, h हो, तो ये जो अपने पास r है उस r का मान h की तुलना में कैसा है, बहुत ज्यादा है, हो तो h की उच्च घातों को क्या मानोगे, नगण्य मानने, कि जो h की उच्च घात है उनको क्या मान लो आप यहां से, नगण्य मान लो। जब हम h की उच्च घात को, और h की अपने पास एक क्या आएगी घात, जो भी आएगी यहीं से आएगी, तो हमने h को यहाँ पर h की उच्च घात व h को, इसके अलावा किसको, वह h को कि उच्च घात तो मानोगे, h इसकी तुलना में कैसा होगा, नगण्य होगा, r की तुलना में h तो ना के बराबर, क्योंकि ग्रह बहुत बड़ा है तो उसकी त्रिज्या बहुत ज्यादा होगी और उपग्रह उससे ना के बराबर दूरी पर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा अपने पास, ये आ गया t इक्वल्स 2 पाई r, h की वैल्यू कितनी रखोगे, 0, क्योंकि हमने उसको नगण्य मान लिया, पावर 3/2 अपोन में हो गया, देखो रूट जी का मतलब जी की पावर हो गई आधी, कितनी होगी, जी की पावर आधी, आगे क्या है इनटू में r, तो ऊपर से मान क्या आ गया, वो आ गया 2 पाई r की पावर 3/2 अपोन में जी की पावर 1/2 और इनटू में क्या हो गया बेटा 3/2 का मतलब क्या होगा, देखो वही r इंटू r की पावर आधी क्या होती थी, 3/2, 1 प्लस आधी कितनी होगी, देखो जो समान आधार अपने पास थे, कि अगर हम समान आधार को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो उनकी जो घातें होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर घात देखो इसकी कितनी थी, 1 थी, आगे वाले की कितनी थी, आधी थी, दोनों जुड़ गई, 1 और आधी का मतलब हो गया 1.5, और 1.5 को किससे लिखते थे हम, 3/2 से। तो ये जो 3/2 है इसका मतलब क्या है, एक घात तो पूरी है और एक घात कैसी है, आधी, दोनों को जोड़कर कितनी बनी है, 3/2। तो यहाँ पर इसको हम वापस तोड़ देंगे, तोड़ो देखो वापस क्या आएगा, t इक्वल्स टू हो गया 2 पाई r इंटू r की पावर 1/2 अपोन में g की पावर 1/2 इंटू में हो गया। देखो r को तोड़ दिया हमने, 1 प्लस आधा क्या हो गया, वापस 1.5 हो गया, तो r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब जब r से r का मान कैंसिल हुआ तो अपने पास क्या बचेगा, देखो तो यहां से अपने पास मान आ गया, तो वो हुआ t इक्वल्स टू 2 पाई r की पावर आधी अपोन में g की पावर, ये हो गया, r से r कट गया तो अपने पास ये वाला फॉर्मूला यहां पर बच गया। अब बेटा इस फॉर्मूले को आगे सोल्व करेंगे, तो देखो जब इस फॉर्मूले को आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा, ये मान यहां से, तो t इक्वल्स टू हो जाएगा देखो 2 पाई r अपोन में g की पावर हाफ। देखो दोनों की पावर आधी थी तो हमने दोनों को क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया, और जब दोनों को एक साथ लिख दिया तो भाई घात समान है तो एक साथ ऐसे लिख दिया हमने। यहां से मान क्या आएगा, तो आएगा t इक्वल्स टू 2 पाई रूट r अपोन में, इसका मतलब और इसका मतलब बेटा एक ही है। अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी के लिए, कि कोई जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, गति कर रहा है, तो यहां पर क्या लगाओगे, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए,
पृथ्वी के लिए क्या होगा, कैपिटल आर जो है इसका मान होता है 6400 किलोमीटर और जी इक्वल्स टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये कैपिटल आर तो है 6400 किलोमीटर, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, और स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से देखो बेटा आर का जो मान होगा वो होगा क्या, 6400 का मतलब होता है 64 गुणा में 10 की पावर 5 किलोमीटर था, हमने उसको किस में बदल दिया, मीटर में बदल दिया। अब यहाँ पर देखो मान क्या आएगा, तो t इक्वल्स टू होगा 2 पाई, आर की जगह पर आर का मान रखो कितना है 64 गुणा में 10 की पावर 5 अपोन में 9.8, क्योंकि जी का मान कितना है 9. बेटा जब इसको सोल्व किया जाता है तो उत्तर आते हैं 84.6 मिनट। यानी कि कोई उपग्रह जो होता है वो जब पृथ्वी के चारों तरफ अपना एक चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों तरफ वो गति करता है, तो उसको एक चक्कर लगाने के लिए कितने समय की आवश्यकता होती है 84.6 मिनट। अगर मैं इसको घंटे में बदलूं तो घंटे में उत्तर आता है 1.4 आवर, मतलब 1.4 घंटे का उसको क्या लगता है, समय लगता है, जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगाता है, अभी चक्कर लगाता है। ठीक है, ये अपना हो गया कि जब कोई उपग्रह जो है उसका हमने क्या निकाल लिया, परिक्रमण काल निकाल लिया। देखो अगला जो अपना टॉपिक है इसके बाद वो है उपग्रह का ऊर्जा, यानी कि उपग्रह जो होता है इसकी कुल ऊर्जा कितनी होती है। तो बेटा उपग्रह की जो ऊर्जा निकालेंगे, ऊर्जा देखो हमने पढ़ी है, कितने प्रकार की पढ़ी है मुख्यतः, तो मुख्यतः ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, और वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक तो होता है गतिज ऊर्जा और दूसरी कौन सी होती है, स्थितिज ऊर्जा। की ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। देखो तो अपनी जो अगली हेडिंग है वो है उपग्रह की कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा क्या होती है बेटा, उपग्रह की कुल ऊर्जा। तो देखो उपग्रह जो होता है वो ग्रह के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। जब उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा, मतलब गति कर रहा है, तो उसकी कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। देखो बेटा उपग्रह जो होता है वो ग्रह की कक्षा में स्थापित होता है। कहां पे होता है, ग्रह की कक्षा में। मतलब ग्रह जो होता है वो ग्रह पर कौन सा बल लगाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, नहीं लगाएगा। तो इन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी उसकी एक ऊर्जा होती है, वो कौन सी होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मतलब गति के कारण तो गतिज ऊर्जा, और ग्रह के गुरुत्व के कारण कौन सी हो गई, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ये 2 प्रकार की ऊर्जाएं किसकी होंगी, अपने ग्रह की होती है। तो ग्रह की कुल ऊर्जाएं कितनी हो गई, तो वो अपने पास 2 प्रकार की हो गई। कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई गतिज ऊर्जा और दूसरी कौन सी हो गई, वो हो गई स्थितिज ऊर्जा। देखो माना अपने पास कैपिटल एम द्रव्यमान का तो क्या है, ग्रह है, ठीक है। स्मॉल एम द्रव्यमान का क्या है, उपग्रह है। तथा ये जो उपग्रह है इस ग्रह के चारों ओर VO कौन से वेग से, कक्षीय वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। इस ये एम द्रव्यमान का उपग्रह, स्मॉल एम का, कैपिटल एम द्रव्यमान के ग्रह के चारों ओर VO वेग से क्या करता है, गति कर रहा है। और जिस कक्षा में वो गति करता है वो r त्रिज्या, यानी कि ग्रह तथा उपग्रह के मध्य की दूरी, और ये कितनी है, स्मॉल r हो गई। ठीक है, तो कैपिटल एम तो अपने पास ग्रह हो गया, स्मॉल एम क्या हो गया, उपग्रह हो गया, VO हो गया कक्षीय वेग, और स्मॉल r क्या हो गया, उपग्रह तथा ग्रह के मध्य की दूरी हो गई ना। अब यहाँ पर आगे का मान देखो, हमें निकालना क्या है, हमें उपग्रह की कुल ऊर्जा निकालनी। तो उपग्रह की जो कुल ऊर्जा है वो 2 प्रकार से होगी, और वो 2 प्रकार कौन कौन से, एक तो स्थितिज ऊर्जा होगी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, एक गति के कारण कौन सी होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो देखो पहली क्या आएगी, वो आएगी
उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका फॉर्मूला होगा U इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपोन में आर। बेटा ये हमने निकाला है कई बार पहले भी, ये होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। किसका होता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, अब निकालेंगे। देखो गति कर रहा है तो गति के कारण कौन सी होगी? उपग्रह की गतिज ऊर्जा। और उपग्रह की गतिज ऊर्जा क्या होगी? K इक्वल्स टू होता है 1/2 उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m और वेग हो गया VO का स्क्वायर। K इक्वल्स टू आ गया 1/2 mv स्क्वायर, यानी कि 1/2 m और v की जगह आ गया VO का क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं कक्षीय वेग, क्योंकि VO कैसा वेग है? कक्षीय वेग। तो कक्षीय वेग VO इक्वल्स टू होता है √gr। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है √gm अपोन में क्या आ गया? स्मॉल r। तो हम कौन सा रखेंगे यहाँ पे? हम रख रहे हैं √gm अपोन में स्मॉल r फॉर्मूला रखने किसकी जगह? VO की जगह। तो क्या आएगा? K इक्वल्स टू हो गया 1/2 m इंटू √gm अपोन में स्मॉल r का क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। अब इसको जब आगे सोल्व किया जाएगा तो देखो मान क्या आएगा यहाँ से? ये आ गया K इक्वल्स टू 1/2 m इंटू में ये हो गया G कैपिटल M अपोन में R। वर्ग होने पर वर्गमूल क्या हो गया? यहाँ से हट गया। तो यहाँ से मान आ गया क्या है? देखो यहाँ से मान तो अपने पास आ गया K इक्वल्स टू G M M अपोन में 2R। इसको दे दो समीकरण नंबर कितना? देखो हमने ग्रह की स्थितिज ऊर्जा निकाल दी और उपग्रह की कौन सी निकाल दी? गतिज ऊर्जा निकाल दी। मतलब उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा भी निकाल दी और उपग्रह की हमने कौन सी निकाल दी? गतिज ऊर्जा भी निकाल दी। तो क्या करोगे? आता है उपग्रह की कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा क्या होगी? इक्वल्स टू होती है K प्लस में U, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा। ये जो फॉर्मूला होता है ये उपग्रह की कुल ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। यहां पर मान रखो समीकरण 1 व 2 से मान रख दो बेटा। समीकरण कौन कौन से मान रखना है? तो हमें समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर मान रखना है। जब हम समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर मान रखेंगे तो क्या आएगा? E इक्वल्स टू आ गया। देखो K का मान है G कैपिटल M स्मॉल m अपोन में 2R हो गया। माइनस में बिकॉज U का जो मान है अपने पास वो कैसा है? माइनस का है, तो माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपोन में R हो गया। दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर निकाल लो। तो जो कॉमन आया वो क्या है? वो है G M M अपोन में R हो गया। देखो G M M अपोन में R, G M M अपोन में R कॉमन आ गया, उसको बाहर निकाल दो। यहां से क्या आएगा? 1/2 माइनस हो गया। इसको करोगे सोल्व क्या आएगा? तो यह है E इक्वल्स टू G M M अपोन में R इंटू, देखो एक में से आधा गया, कितना बचा? आधा बचा, लेकिन निशान किसका आएगा? बड़े वाले का। और बड़ा वाला अपने पास क्या है? -1/2 है ना। तो यहां से मान आएगा E इक्वल्स टू माइनस GMM अपोन में 2R। ये फॉर्मूला होता है उपग्रह की कुल ऊर्जा का। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? तो आज हमने पढ़ा है एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा है कि उपग्रह जो होता है उसका परिक्रमण काल क्या होता है। मतलब उपग्रह जब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, वो उसका क्या कहलाता है? वो कहलाता है उसका परिक्रमण काल। जिसका जो हमने मान निकाला था वो फॉर्मूला आया था T इक्वल्स टू 2π √R अपोन में G। और पृथ्वी के लिए जब मान निकाला तो कितना आया था? ये आया था 84.6 मिनट।
ठीक है। इसके बाद हमने निकाला उपग्रह की कुल ऊर्जा। उपग्रह की कुल ऊर्जा में हमने क्या क्या निकाला है, तो पहले हमने उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकाली, उसके बाद हमने उसका क्या निकाला, गतिज ऊर्जा निकाली, और कुल का मतलब दोनों को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। हमने दोनों को जोड़ दिया और जो उत्तर आया लास्ट में ये क्या होता है, तो ये उपग्रह की कुल ऊर्जा को दर्शाता है। बड़ा अगला जो अपना टॉपिक है वो आएगा उपग्रह की बंधन ऊर्जा। उपग्रह की बंधन ऊर्जा के बाद उसके बाद अपना एक टॉपिक और आएगा कि उपग्रह जो होता है उसको पृथ्वी सतह से या किसी ग्रह की सतह से कितनी ऊंचाई तक स्थापित करते हैं, मतलब उपग्रह की ग्रह से ऊंचाई, ये भी हम ज्ञात करेंगे, हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।